जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही डील होगी। सही है। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सर्वाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो, उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई। और चूंकि साहब दूसरा, आज जो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो दुनिया का डायरेक्शन भारत की तरफ जाती है क्योंकि इकोनॉमी है, दे आर वर्केबल पीपल, पीसफुल पीपल, नॉट अग्रेसर। तो फिर जाहिर लोग उनके पास जाते हैं, लोग जाएंगे उनके पास। रशिया भी उनके साथ उसकी वजह से सर्वाइव किया है। चाइना भी जब अमेरिका आंखें दिखाता है उनकी तरफ देखते हैं। आज यूरोपियन यूनियन ही उनके कदमों में पड़ी। सीमा साहब, एक चीज मैं आपको खासकर बताऊं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देखकर। वो क्या, इसको देखा तो मुझे 3 लोग बड़े याद आए। एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, मेरी इनके साथ जाती तो कोई दुश्मनी नहीं। ये सामने आया है तो मुझे आज अहमद चलाबी याद आया, इराक वाला। उसने भी मेरा खून चूसा एज एन अमेरिकन। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे जो याद आया वो हामिद कारज़ाई याद आया। उसके हाथों पे भी मेरा खून है, टैक्स पेयर्स का, वो भी लुट के ले गए। तीसरा मुझे याद आया तो अशरफ गनी याद आया। चौथा नंबर इसका, द मोस्ट करप्ट पर्सन। वो गोस्ट सोल्जर बना के लूटते रहे हैं, ज़ेलेंस्की गोस्ट बम बना के लूटता रहा अमेरिका से। चलो चीमा साहब, दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फ्रॉड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहां गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग। और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकलेंगी सामने घूम के, सारी। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है चीमा साहब कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहां है? दूसरा, इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहां है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे। पठान भाई, दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपीके के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। लेकिन वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से, देखिए मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया मजमे में, या तो उन्हें गवाही का नाम मिली, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके। तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी वो जी रा कर रही है, जी मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह JD वांस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम, रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब। ऑप्टिक्स बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं, बड़े गलत मैसेज आ रहे हैं कि। और दूसरा, अगले दिन जो आपके मौलवी भाईजान ने जाके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को जो जफा डाल दिया था विद द पिक्चर ऑफ रिजवी साहब, और उसके बाद ये दूसरा हुआ है। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आई, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। जो होस्ट कंट्री है वो तैयारी में ही नहीं मौजूद, वो फिट ही नहीं है उनके खिलाड़ी। एक खिलाड़ी अब कह रहे हैं फखर जमान साहब जख्मी हो गए इसलिए हम सारे मैच हार गए।
दूसरा ये कि आपको कहना चाहिए कि दर हकीकत ये दिन की रोशनी में मैच हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ रात को खेलना पसंद करते हैं। दूसरा तो आर्गुमेंट यही हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी आंखों से अंधे हैं, इन्हें और कानों से बहरे हैं, इनको पता ही नहीं चलता क्रिकेट चीज क्या है। तो दर हकीकत आप अगली दफा इतने महंगे मैच कराने की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है अगर आप मैच जीतने की सलाहियत नहीं रखते। और ये मौलवी जो है अगर सुइसाइड अटैकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप इतने पुलिस की मौजूदगी में, अभी शुक्र है उस मौलवी साहब का जो तस्वीर लेकर आए हैं और उसने माफी दे दी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को, वो कुछ और वारदात कर देता तो फिर वो थप्पड़ ही मार देता न्यूजीलैंड के प्लेयर को, तो फिर आप क्या करते? लेकिन आप इस तरह की चीजें करने से पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, इस तरह के मजाक इसके साथ न करें। मुझे बल्कि दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसके क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB का दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोल्स रॉयस में। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ रहे हैं, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए, शलवार कमीज में होता और कैंची चप्पल में होता नहीं चाहिए। मेरे जैसा बंदा तो ऑप्टिक्स ये दे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में आया, तशरीफ लेकर आया रोल्स रॉयस दुबई में। मेरे कलेजे पे बड़ी छुरियां चली उसको कहते आप किस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप किस कंट्री की क्रिकेट टीम के इंचार्ज हैं, आप रोल्स रॉयस पे आ गए। जख्मों पे, उन 25 करोड़ लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। यू आर टेलिंग देम दैट यू आर नॉट विद देम, यू आर नॉट सर्विंग देम, यू आर अ रॉयल्टी, यू डोंट बिलोंग देयर। लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, दूसरा मैं ये कहूंगा, ये वही कौम है जिन्होंने अगले दिन 60 पेजेस लेकर करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाकर अपनी तस्वीरें और अपनी चीजें अखबारों में छापी। कभी आपने सोचा है उस पर पैसा कितना लगा होगा? फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि बुजदार भी ऐसे करता था। मतलब यह है कि वो भी बुरे थे, हम उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। पता नहीं कितने उसमें कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिहाड़ी लगाई होगी सिर्फ उन इश्तिहारों में। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस करो कौम के, अपने जेब से करो, तुम खुद बिलियनर हो। दूसरा बल्कि चीमा साहब, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके अगले दिन पिल डैट ने इनकी एहसासे भी निकाले हैं, शायद आपको पता हो। और इतने ईमानदार हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून वाले, 2 अरब से कुछ करोड़ रुपए तक इनकी आ चुकी है प्रॉपर्टी, सिर्फ टैक्स बचाने के। 2-2, 3-3 अरब रुपए थे तो अब इन्होंने बांट दिए बच्चों में, तो आप पता नहीं फिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान दुआ करें अल्लाह ताला ही माफी दे दे इस कौम को, क्योंकि इन्होंने तो कौम ने कौम बनना नहीं है। आज जो धमाका हुआ है बहुत अफसोस हुआ है, और बिलखसूस अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि इट टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आलम इस्लाम के जो लोग जिन्होंने किया, मारने वाला मुसलमान है आपको, ये रमजान को वेलकम इस तरह किया जाता है कि मस्जिद में घुस के दूसरे अहले ईमान वालों को इस तरह, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं गैर मुस्लिम हो जाए, मैं ये भी कहूंगा गैर मुस्लिम हो, मंदिर होता, गुरुद्वारा होता, चर्च होता, चीमा साहब, इस तरह घुस के रमजान को वेलकम कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म का इस्लाम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है, दुनिया के किसी कोने में। देखिए सऊदी अरबिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री इस्लामिक में हो रहा है इस तरह का वाकया कि मस्जिदों के अंदर बम मारे जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर, द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं पाए। एक है ना मिडिल ईस्ट की जबान अरबिक है, वहां मस्जिदों के अंदर इस तरह हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, टर्की में हो रहा है। देखिए दूसरे को कह देते नहीं किंग पुत्र पुलिस छुड़ते मार देन, टर्की में तो छुड़ते कोई नहीं, इजिप्ट है, बड़े बड़े मुल्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, मस्जिदों में नहीं ये मकाम देखा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हमें पता ही नहीं इसका। मुझे डेली बेस पे रमजान के बारे में व्हाट्सएप के ऊपर दोस्त भेज रहे हैं, इस्लामिक आयतें भेज रहे हैं, मैं कह रहा था इसका तर्जमा भी साथ भेज, और खुदारा अफ्तारियों पे बैठ के एक दूसरे की बैक बाइटिंग ना किया। और तीसरा, आजकल अफ्तारियां सिर्फ नुमाइश के लिए किया, खुदारा। और दूसरा मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि रोजा सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है, आंखों का रोजा है, नीयत का रोजा है, सोच का रोजा है, और रिश्वत पे हाथ लगा करो। और जो जिस पे मुझे कई दफा कहा है, मैंने कई दोस्त मेरे जो बिजनेसमैन, वो कहते हैं असा ते 1 महीने साल दी रोटियां कमानी, ये एटीट्यूड। मिडिल ईस्ट पे गिला ये है, सारा दिन अंदर बैठ के इंडियन फिल्में देखनी, रात को दुकानें खोल देनी,
और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, वो कहते हैं जिस तरह आपकी जिंदगी 11 महीने चलती है उसी तरह 12वें महीने में होनी चाहिए, दैट इज व्हाट रोजा इज। लेकिन हम लोग अल्टीमेटली, मैं दुख के साथ कहूंगा, ये तो खैर हर मजहब में ऐसे होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। मैं तो खैर आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन इन ऑल मैटर ऑफ फैक्ट। मैं जितना ज्यादा मजीद मजाहिब के बारे में पढ़ता जा रहा हूं उतना इन चीजों से दूर होता जा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि organized religion hasn't given anything to the humankind yet. This is what my belief is. This is what I'm believing about it. या क्योंकि हम उसको चेंज कर लेते हैं चीमा साहब। ये हमारे मजाहिब जो हैं इनको 1200 साल 1400 साल हो चुके हैं, तब्दीलियां कर ली हमने। 4 स्कूल ऑफ थॉट से है, दूसरे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही हालात है, उनके भी चेंजेस हो चुकी है, हर मजहब के अंदर चेंजेस हो चुकी है, ओरिजिनलिटी उसमें मौजूद नहीं। अगले टॉपिक में जाना चाहूंगा चीमा साहब, जो EU की जो उर्सुला वॉन डर लेयन जो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि लोग वहां जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम, ऐसे ही आइडियल होगी। सही है। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सर्वाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो, उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजैक्शन डेली बेस पे यूपीआई ज्यादा है। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब EU वहां ना जाए तो करे क्या? उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए EU के। उन्होंने कहा है कि EU वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। दे हैव प्रूवन इट विद देयर एजुकेशन, और तीसरी कोई चीज नहीं, तीसरी चीज ही नहीं है जो भारत ऑफर कर सके स्वाई टेक्नोक्रेसी के बाला। लेकिन हम कहां हैं? मुस्लिम उम्मा कहां है? अरब लीग कहां है? डोंट एग्जिस्ट। सती उठी ही नहीं, इतना बड़ा कागजात बना कर रखती थी साइड। हम ना कुछ डिलीवर अपने आप को कर, तरह हकीकत चीमा साहब हमने किसी को क्या डिलीवर करना है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी का शिकार है, खुद फरेबी का शिकार। हम अडयाला जेल को जेल नहीं बना सके, हम अदालतों को अदालतें नहीं बना सके। सियासत इतनी बार नहीं हो रही जितनी अदालतों में हो रही। आपका हर जज जो है वो गुड टू सी यू वाला जज है, वो कौम को रिलीफ बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। मैं दुख के साथ चीमा साहब कहूंगा, दुख के साथ, और इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन करेक्ट साकिब निसार साहब ने जब कहते हैं ना फैसला सुनाया था मुर्शद पाक का, उनकी फैमिली आकर बैठी थी अदालत में, और उनके लेट आने की वजह से फैसला रोका गया था, और उनकी फैमिली ने सामने बैठ के तालियां बजाई। इस वक्त जजों की बीवियां जो है वो जजों से ज्यादा ताकतवर है, और इस वक्त फैसले वो करवा रही। जिस कंट्री के अंदर ये हालात हो कि जज अपनी बीवी बच्चों से मुतासर होकर सारा कुछ कर रहा हो, लानत उन फैसलों पे और उस जुडिशरी को, सारा कुछ पता नहीं किस तरीके से अदालतों में बैठते हैं। खुदा को भूल चुके हैं, ईमान कमजोर है चीमा साहब। यहाँ पुत्र अमेरिका ते इंग्लैंड पेछर के नादन खौर ऐसी बातें हैं, ऐसी तरक्की कर रहे हैं। और मैं रोजाना ये कहता हूँ इतने भी कब्रस्तान है, लोग लंदन च भी मर रहे हैं, कैनेडा च भी मरते हैं, अमेरिका च भी मरते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। चीमा साहब, ग्रीन कार्ड विल नॉट डू यू एनी गुड। PR of Canada is not end of the world. सही बात। लेकिन पता नहीं पीछे मतलब क्या बात है, अपने मुल्क से बेवफाई, अपने मुल्क से बेवफाई, अपने ओथ जो उठाया उससे बेवफाई, अपने मजहब से बेवफाई। इन सर्कमस्टांसेस में आप बता सकते हैं कि चीमा साहब उन लोगों का फ्यूचर क्या है जो ये कर रहे हैं? गंद की फैक्ट्री से गंद निकलेगा चीमा साहब, और उसमें आप अच्छाई, आप किसी फसल के अंदर अच्छी चीज जब बीज ही नहीं रहे तो उसका रिजल्ट किस तरह निकलेगा चीमा साहब? उसका ऐसे ही पॉसिबल नहीं। चले, लेकिन चीमा साहब तर हकीकत मैंने तो सारी जिंदगी आके देखा, मुझे कई देखे ना, मुझे रोजाना कहते लोग, और जी तुसी ते कहते अमेरिका चले गए, तुसी ते जी गल्लां कर सकते हो। मैं क्या, अमेरिका ने मेरे नाल कुछ नहीं कीता, इत्थे काले ते पैदा ही सिटीजन होंदे ने। देखना जी भाई, बर्थ काले तो सारे इतने सिटीजन इतने पैदा हो रहे हैं, सारे नशे कर रहे हैं, फैर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये आपके अंदर होता है चीमा साहब।
पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी लोग जो है, अब अगर आप इंसान अच्छा बनने की कोशिश करें, आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे। मेरी नजर में जंगल में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इंसान बनने की कोशिश करो। जो कि आपके मैंने बताया ना कि साकिब निसार साहब ने अपनी फैमिली को बनाया था, जब उन्होंने कहा था ना कि ये ईमान क्या था, वो ईमानदार था, क्या सादिक और अमीन। बीवी बच्चे सामने आके बैठे थे, जब तक वो आए नहीं हजूर ने ऊपर से फैसला सुनाया ही नहीं, जब सुनाया तो नीचे से तालियां बजाई। ये जब मुझे किसी ने बताया चीमा साहब, मैं 3rd 4th जनरेशन जुडिशरी के साथ अटैच हूं, दुख हुआ कि उस कौम के क्या, उस बंदे को केस उस पर होना चाहिए था। सबसे पहले तुम्हारी फैमिली वहां में क्या कर रही है, वाई? फिर तालियां बजा रही, सारे अपटेक्स के जा रहे हैं बाहर। इसका मतलब है कि तुम करो राती फैसला करके। और उस बंदे की मुझे हैरानगी वाली बात है, आपके इस्लामाबाद की एक प्रॉपर्टी के बारे में उसका फैसला था कि मुझे रात को ख्वाब आया क्या इनके ऊपर पेनल्टी कितनी लगानी। ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद कि जजों को रात को ख्वाब में बताया जाता है कि सुबह उठ के तुमने फैसले के अंदर पेनल्टी इतने इतने अरब लगानी। जी मतलब है किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जुडिशरी 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी, और पूछने वाली कोई नहीं। मात्र पिदर आजाद, मात्र पिदर आजाद। चल चीमा साहब, पसंद अपने अपने नसीब, अपने अपने ऐसी कौम के, फिर यही होना जो हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा। आप चीमा साहब, दूसरा आज जो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो दुनिया का डायरेक्शंस भारत की तरफ जाती हैं क्योंकि इकोनॉमी है, दे आर वर्केबल पीपल, पीसफुल पीपल, नॉट अग्रेसर। तो फिर जाहिर लोग उनके पास जाते हैं, लोग जाएंगे उनके पास। रशिया भी उनके साथ उसकी वजह से सर्वाइव किया है। चाइना भी जब अमेरिका आंखें दिखाता है उनकी तरफ देखते हैं। आज यूरोपियन यूनियन ही उनके कदमों में पड़ी। होना चाहिए चीमा साहब, they are alternate, they have produced themselves। और मेरा मकसद जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि वहां उनकी जुडिशरी और उनकी ब्यूरोक्रेसी होंगे, करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन नेचर है, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ह्यूमन जो है करप्शन करते हैं। लेकिन बजाहिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर साहब के कोई फ्लैट दुबई में हो या लंदन में हो, या मोदी साहब का कोई प्लान हो कि भाग कर मैंने रिटायरमेंट में जाके तो कुछ जजीरा खरीद रहा है। मुझे नहीं लगता होती बात तो सामने आ जाती, क्योंकि वहां पे मीडिया है। उनके भी जो कई यूट्यूबर बाहर बैठे हैं वो भी यूट्यूब करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई अमेरिका से मतलब कि भाई सब जो भी नाराज़ होता है ना, वो भारत की शरण में चला जाता है। मतलब कि ऐसा क्या है भारत के अंदर कि भाई हर कोई मतलब कि अब ये भारत की शरण में जाना चाहता है। ठीक है, हमने देखा कि भाई यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं भाई साहब उर्सुला वॉन डेर उनका नाम है। तो भाई वो क्या बोलते हैं, भारत के अंदर भी आए और उसके बाद में भाई फ्री ट्रेड डील भी हुई है। फ्री ट्रेड डील मतलब 0% टैरिफ पर ट्रेड डील हुई है, मतलब मदर ऑफ ऑल डील जिसे कहा जा रहा था। ठीक है, वो चीज़ हुई है भाई साहब। फ्रांस के साथ में भारत के अच्छे रिलेशंस है। ठीक है भाई साहब, वो भी मतलब कि अमेरिका से नाराज़गी है उसकी भी। ठीक है, और चाइना की तो पता ही है आपको कि भाई चाइना भी अब भारत के गुण गा रहा है। ठीक है, और भाई रशिया तो है ही भारत की साइड में। ठीक है भाई साहब, और जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। जो भी मतलब कि भाई साहब यूरोप तो वैसे भी मतलब कि भाई साहब अमेरिका से नाराज़ बैठा पड़ा है, क्योंकि भाई अमेरिका ने जिस तरीके से मतलब कि भाई साहब उनको मतलब कि खरी खरी सुनाई है ना, मतलब कि अमेरिका ने यूरोप को, तो भाई वो तो देखने लायक चीज़ थी। मतलब कि भाई जो 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 यूरोप भाई भारत को भाषण देता था कि भाई तुम वॉर में फंडिंग कर रहे हो ऑयल ख़रीद के, रशियन ऑयल ख़रीद के, लेकिन भाई वही यूरोप जो है, वही यूरोप भाई जो भारत की शरण में आ गया और भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली तुरंत के तुरंत। भाई ये गेम क्या हुई थी, मैं आपको ना विस्तार में इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई देखो, ये कहना है कि भाई दुनिया का हर देश भारत से नाराज़ होकर भारत की शरण में जाता है, पूरी तरह से सही भी है। और थोड़ा सा भाई इस चीज़ में एक एंगल और है। ठीक है, यूरोपीय संघ, चीन और अमेरिका तीनों के भारत के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ अमेरिका से नाराज़गी नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक क्षमता है। ये एंगल वो भारत की आर्थिक क्षमता, बड़ा बाजार, रणनीतिक स्थिति, सप्लाई चेन और तकनीक और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे कई कारण हैं। ठीक है, भारत किसी एक शक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत की विदेश नीति का एक बड़ा आधार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ठीक है, यानी भारत अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, चीन या किसी अन्य शक्ति के साथ संबंध रख सकता है, लेकिन किसी एक देश के दबाव में पूरी तरह से नहीं आना चाहता भारत। ठीक है, इसी वजह से भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग करता है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ में ऊर्जा और रक्षा संबंध भी बनाए रखता है।
यही स्वतंत्र विदेश नीति भारत को कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है। यूरोप को भारत क्यों महत्वपूर्ण लगता है? यूरोपीय देशों के लिए भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेज़ी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है, बड़ी युवा आबादी है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है। यूरोप चीन और अपनी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है। ठीक है, यूरोप चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहता है। ठीक है, इसलिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत भारत एक स्वाभाविक विकल्प बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप चीन को छोड़कर भारत के साथ आ गया है। यूरोप अभी भी चीन के साथ बहुत बड़े व्यापारिक संबंध रखता है। ठीक है, चीन और भारत का संबंध सबसे जटिल है। भारत एक महत्वपूर्ण अंतर समझना यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ज़रूरी है। चीन भारत का प्रतिद्वंदी है। ठीक है, और महत्वपूर्ण आर्थिक पड़ोसी भी है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन दोनों विशाल अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। चीन भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और भारत भी चीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, भारत का बढ़ता बाजार, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और वैश्विक प्रभाव चीन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहना है कि चीन अमेरिका से नाराज़ होकर भारत की शरण में आ गया है, बहुत सरल निष्कर्ष होगा। ठीक है, अमेरिका से मतभेद होना भी भारत से संबंध क्यों बढ़ाते हैं? ठीक है, अमेरिका से मतभेद होने पर भी देश भारत से संबंध क्यों बढ़ाते हैं? ठीक है, क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें कोई देश आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली है बड़ा बाज़ार। भारत की विशाल आबादी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनाती है। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल। कंपनियां अपनी सप्लाई चेन्स को एक ही देश पर निर्भर रखने से बचना चाहती है। भारत इस डाइवर्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरी है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। भारत हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका इसलिए अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ताकत किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल ना होना। ठीक है, आज की दुनिया कोल्ड वॉर जैसी दो स्पष्ट शक्तियों में बटी हुई है। ठीक है, बटी हुई नहीं है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, दूसरी तरफ चीन और रूस का प्रभाव है। लेकिन इसके बीच भारत, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, आसियान और अन्य शक्तियाँ अपने हित के अनुसार संबंध बना रही है। ठीक है, भारत इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्वतंत्र जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत शरण देने वाला देश नहीं है, बल्कि साझेदारी का केंद्र बन रहा है। इसे थोड़ा अलग तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, भारत दुनिया के पास इसलिए नहीं आ रहा है कि वह अमेरिका का विकल्प बन गया है। ठीक है, दुनिया भारत के पास इसलिए नहीं आ रही है कि भाई वह अमेरिका का विकल्प बन गया, बल्कि भारत धीरे धीरे ऐसा देश बन रहा है जिसके साथ संबंध रखना अपने राष्ट्रीय हित में ज़रूरी होता जा रहा है। ठीक है, भारत के पास एक साथ कई एसेट्स हैं: बड़ा बाजार, युवा आबादी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी। इन सभी चीज़ों का संयोजन भारत को विशेष बनाता है। आने वाले समय में भारत की भूमिका क्यों बढ़ सकती है? देखिए, अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स में लगातार सुधार करता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ सकती है। तब अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत होगी, यूरोप को भी, गल्फ देशों को भी, और इंडो पैसिफिक के देशों को भी। और यही भारत की विदेश नीति की सबसे उपलब्धि हो सकती है। भारत किसी एक शक्ति के साथ चलने के बजाय ऐसी स्थिति बनाए कि बड़ी शक्तियां भारत के साथ मजबूत संबंध करने को मजबूर हो जाए। खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।